एक बड़े से बंगले में प्रवेश करते वक्त रागिनी बिल्कुल निश्चिंत थी कि अभी यहाँ सिर्फ मिहिर ही उसे मिलेगा। मिहिर अपने बेडरूम में लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। रागिनी ने मिहिर की पीठ पर धीरे से एक चपत लगाई। मिहिर चौंक गया, फिर तुरंत संभलते हुए बोला, ओह साली साहिबा आप? क्यों जीजू, आप क्या दीदी का इंतज़ार कर रहे थे? वह तो अभी अभी क्लिनिक गई होगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था, मिहिर ने जवाब दिया। ऐसा है तो एक अच्छी सी सेल्फी लेती हूँ। आपकी शादी के 5 साल हो गए, इकलौती शाली के साथ आपकी एक भी सेल्फी नहीं है, रागिनी ने शिकायत की। कैसे हो सेल्फी? तुम तो इन 5 सालों में दूध मुही बच्ची थी, कहाँ भटकती थी मेरे पास। मिहिर नज़दीकी बढ़ाते हुए रागिनी की आंखों में देखने लगा। रागिनी के शरीर में धीरे धीरे चुहल दौड़ने लगी। वह जीजू के साथ लिपट कर इस तरह सेल्फी खींचने लगी कि रागिनी के इतना पास आते ही मिहिर की सांसें उखड़ गई। रागिनी के मन की पोटली मिहिर के सामने छितर गई थी। सेल्फी के बाद चुप्पी के शून्य को भरते हुए बोल पड़ी, देखो जीजू, सेल्फी भी हम एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। मिहिर लैपटॉप को छोड़ अपने बिस्तर पर आ गया और फिर एक झटके में रागिनी को अपनी बाहों में भर लिया। मिहिर की इन हरकतों का रागिनी को थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। रागिनी मिहिर की इन हरकतों की वजह से सकपका गई और बोली, जीजू दीदी को पता चला तो? महीने भर से तुम्हारे दिल का हाल मैं साफ पढ़ रहा हूँ। अब भूल जाओ दीदी को, घरवाली को वश में रखना मुझे बखूबी आता है, मिहिर रागिनी से कह रहा था। रागिनी अब तक मिहिर से लगभग लिपट चुकी थी। 23 साल की एक सुंदर और जवान लड़की ने 35 साल के मिहिर के पौरुष को वशीभूत कर लिया था। प्रथम अनुभूति की लीला जब थमी, रागिनी का मन कुछ बेचैन हो उठा। बोली, जीजू क्या मुझसे गलती हो गई? मिहिर ने उसको अपनी बाहों में जकड़ने के बाद दिलासा दिलाया कि हमारी परंपरा है कि पत्नियां अपने पतियों को सदा खुश रखें। अब खुश मैं कैसे होता हूँ यह जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ज़्यादा मत सोचो, तुम कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर लो, फिर अपने विभाग में लगवा दूंगा। 11 बजने को है, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। रागिनी के लिए नौकरी की बात भी एक बड़ी लालच थी जिसे वह अनदेखा नहीं कर पाई। उनकी रंगरलियाँ बिना किसी रोक टोक के चलती रही। आज से 5 साल पहले उस दिन दोपहर 3 बजे के करीब 24 साल की स्वाति वाहन के इंतज़ार में यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी थी। अचानक सामने से बाइक पर बैठा चिन्मय आता दिखा। स्वाति को देखकर वह रुक गया। अरे चिन्मय, 2 साल से कहाँ थे? एमकॉम और बैंक परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, तुम बताओ। चलो चलो गांधी मैदान चलते हैं, स्वाति ने फुर्ती दिखाई। चिन्मय ने कहा, बैठो बाइक पर। बिना किसी औपचारिकता के वह पीछे बैठ तो गई, लेकिन यहाँ लोगों के पास बातें बनाने के लिए ऐसे मसले मिल जाए तो उनके पास वक्त की कमी नहीं रहती। खैर, इस मुलाकात को स्वाति जाया नहीं करना चाहती थी। दोनों किसी पार्क में जाकर एकांत में बैठ गए। और सुनाओ, पहले की तरह ही शर्मिले चिन्मय ने मंद मंद मुस्कुराते हुए स्वाति से पूछा। साइकोलॉजी में मास्टर पूरा हुआ? 80% है। और तुम्हारा? स्वाति की उत्सुकता बढ़ गई थी चिन्मय के बारे में जानने को। बैंक की नौकरी ही मेरे हिस्से समझे। तुम अब क्या करोगी? एक चपत लगाऊंगी तुम्हें। ऐसी भेद भरी नज़रों से क्यों देख रहे हो? मन में कोई चोर है क्या? स्वाति ने बिंदास अंदाज में पूछा। चोर नहीं, जो है वह बताना तो चाहता हूँ, मगर झिझक रहा हूँ, चिन्मय ने बोला। बता भी दो, हमारी दोस्ती 10वीं कक्षा के बाद से है। अब नई दुल्हन की तरह शर्माना छोड़ो, स्वाति ने अधिकार से कहा। यह सुन चिन्मय बोला, शादी कर लो मुझसे। परीक्षाएं बेहतर गई हैं, नौकरी की गारंटी दे सकता हूँ। स्वाति का मजाकिया लहजा अचानक गायब हो गया। वह बोली, क्या बोल रहे हो चिन्मय? एक तो तुम मेरे हम उम्र, दूसरे हम दोनों की जाति अलग अलग है। मेरे घर वाले काट डालेंगे दोनों को। मेरे पापा इनकम टैक्स विभाग में अच्छे पद पर हैं, इसलिए बड़ी उम्र तक पढ़ लिख रही हूँ। गांव में तो 15-16 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है। फिर अभी मेरा इरादा क्लिनिक खोलने का है। यह सब कहकर मैं पापा को गुस्सा नहीं दिलवा सकती। चिन्मय कमज़ोर और दुखी महसूस करने लगा था।
उसने बड़े ही दुखी मन से कहा। सच कह दो स्वाति, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं था। स्वाति अपने दिल के हर एक कोने में फैली छोटे छोटे जुगनुओं की रोशनी को अनदेखा नहीं कर पाई। उसके करीब जाकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम मेरे लिए क्या हो इतनी जल्दबाजी में मैं बता नहीं सकती, मगर शादी पसंद करने से हो नहीं सकती। सच कहूँ तो दोस्त पति नहीं बन सकता। उसका रौब हो तो वह इज्जत देने के काबिल बनता है, उसे समर्पण किया जा सकता है। कुछ बातें व्यवहारिक होती हैं, काश तुम मुझे समझ पाती। निराश चिन्मय की आंखें छलछला आई थीं। चिन्मय, हमारे घर वालों और गांव वालों की जातिवादी कट्टरता को तुम नहीं जानते। मैं तुम्हें उनसे दूर ही रखना चाहती हूँ। और तब से वह फ़ोन नंबर के रूप में स्वाति के मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में बस सेव होकर रह गया था। मिहिर इनकम टैक्स विभाग में स्वाति के पापा से ऊंचे पद पर था। स्वाति के पापा को ऐसा दामाद हीरो में कोहिनूर लगा था। रूप की धनी, हंसमुख, ज़्यादा पढ़ी लिखी स्वाति रोबदार अफसर के बंगले में राजलक्ष्मी की रौनक लेकर बसने आ गई। साल भर उन दोनों के बीच आकर्षण का जादू चलता रहा, मगर स्वाति के इज्जतदार रोबदार पति के आकर्षण का सच धीरे धीरे सामने आने लगा। स्वाति अब काउंसलिंग के लिए अपना क्लिनिक खोलना चाहती थी। उसने पति के अकाउंट में जमा पिता के दिए 15 लाख कैश में से 2 लाख मांगे। मिहिर अनसुना करता रहा। रात को उसने सोते वक्त भी यही दोहराया तो मिहिर का जवाब था, जब तक बच्चे नहीं हो जाते तुम कुछ भी नहीं करोगी। मिहिर की बातें सुनकर स्वाति बोली, मगर मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी ज़रूरी है बिस्तर पर पति को खुश करना। ज़्यादा बातें मत बनाओ। स्वाति व्याकुल हो गई। बोली, ये क्या कि बच्चे। जब तक मिहिर के एक झन्नाटेदार थप्पड़ ने स्वाति के होश उड़ा दिए। त्योरियां चढ़ गई मिहिर की। बोला, सीधी बात समझ नहीं आती तुम्हें? बिस्तर पर आते ही तुरंत मेरी सेवा में लग जाया करो। अब तक मिहिर ने स्वाति की साड़ी निकाल किनारे फेंक दी थी और उसके संगमरमर देह पर निर्ममता के हजारों घोड़े दौड़ा दिए थे। अपनी जानकारी में या अपनी बिरादरी में अब तक ऐसी ही स्त्रियों को वह देखता आया था, जो पति के दुर्व्यवहार को हंसकर टाल जाया करती थीं। मिट्टी कितनी ही एक सी हो, मूर्तियां तो अलग होती ही हैं। स्वाति भी मिहिर की उम्मीद से परे थी। वह न तो उठी और न ही चाय बनाई। मिहिर भी मिहिर था। वह रसोई से चाय के खाली कप उठा लाया और बेडरूम की जमीन पर पटक दिया। स्वाति को बालों से पकड़कर खींचा और चीखा, बाप का राज समझती है? औरत होकर मर्द पर गुस्सा दिखाती है। माँ बाप ने पति की इज्जत करना नहीं सिखाया? मुंह उठाकर चली आई। और बस तब से हर दिन स्वाति का रौबदार इज्जतदार पति के प्रति समर्पण का कोहरा छटता गया। उसकी लगभग प्रतिदिन ऐसे इज्जतदार पति से मुलाकात होती जो उसका गर्व नहीं बल्कि खुद में अहंकार का विस्फोट था। उसे पास बैठाकर कभी उसकी तारीफ नहीं करता, बल्कि अपराधी की तरह स्वाति को सामने खड़ा कर उसे फटकारता रहता था। ऐसे कठिन दिन बिताए, फिर भी 5 साल गुजर गए। स्वाति को अपने जीवन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद अब बाकी नहीं लगती थी। हालांकि अब तक न तो बच्चे हो पाए थे और न ही कैरियर बन पाया था। इतना ज़रूर था कि उसकी निराशा बगावत पर आ गई थी और डर की दीवार टूटने के कगार पर थी। एक दिन अचानक स्वाति के पिता की मृत्यु की सूचना आई। स्वाति खबर मिलते ही माँ के पास चली गई, लेकिन मिहिर तो श्राद्ध के दिन अपना चेहरा दिखाने पहुँचा। चिन्मय अब बैंक में मैनेजर था। सूट बूट में उसकी रौनक देखते ही बनती थी। स्वाति के पिता की मृत्यु के बाद माँ के घर में पसरे सूनेपन को चिन्मय भरसक भरने की कोशिश करता। स्वाति के साथ ठिठोली करता, उसे चिढ़ाता। स्वाति की जो बातें कभी उसका बचपना लगती थी, आज मिहिर के व्यक्तित्व से 2-4 होने के बाद एक पुरुष साथी में ज़रूरी गुण लगने लगी थी। इज्जत देने के लिए प्रेम होना ज़रूरी है और पति पत्नी के बीच प्रेम समानता के बिना कहाँ संभव है। चिन्मय की मदद से स्वाति ने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में साइकोलॉजिस्ट की नौकरी ढूंढ ली थी। तनख्वाह अच्छी थी। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक वहाँ बैठने की बात थी, जो स्वाति को सहज स्वीकार था।
खोए हुए आत्मविश्वास का मंत्र पाठ जो चिन्मय ने दिया, उसके भरोसे अब मिहिर की नाजायज़ चीखों के आगे डटे रहने की उसमें फिर से शक्ति आने लगी। अलबत्ता मिहिर धीरे धीरे उसकी तरफ से लापरवाह होता गया। कुछ हद तक अनसुने अनदेखे का भाव, हाँ, बिस्तर की चाकरी स्वाति को हर हाल में करनी पड़ती थी। चिन्मय की जिंदगी निराली थी। बड़े भाई भाभी के उसके साथ रहते तो थे, लेकिन आंगन के बीच एक दीवार खड़ी थी जो भाभी की कोशिशों का नतीजा था। स्वाति के प्रति लगाव और भाभी का व्यवहार, कुल मिलाकर उसने शादी के ख्याल को परे ही कर रखा था। एक तरफ के 2 मंजिले मकान में चिन्मय ऊपर और नीचे उसके मम्मी पापा रहते थे। माता पिता की उम्र अधिक थी और ज़्यादातर वे काम वाली के भरोसे रहते थे। चिन्मय उनका बराबर ख्याल रखता था। छुट्टी के दिन उन्हें घुमाने भी ले जाता था। वापस आकर स्वाति मिहिर के गुस्से को और झेल पाने में खुद को लाचार पा रही थी। कुछ मन लगे कुछ ध्यान बटे, इसलिए रागिनी को वह अपने पास बुलाने लगी थी। रागिनी स्वाति की छोटी बहन थी। यो साल गुजरा, आज स्वाति की तबीयत ठीक नहीं थी। सोचा कि नर्सिंग होम ना जाए, फिर कुछ मरीजों का सोच कर वह चली गई। वापस जब आई तब दिन के 11 बज रहे थे। सोचा था जल्दी आकर थोड़ा आराम कर लेगी। सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर आते आते उसने कई ऐसी आवाज़ें सुनी जिन पर विश्वास कर पाना मुश्किल था। आंखें पथरा गई थीं। बेडरूम से आती आवाज़ें साफ होती गई, जो सीने में 100 हथौड़ों की बराबर थी। रागिनी की आवाज़ आ रही थी। स्वाति की अनुभवी आंखें अंदर का सारा दृश्य देख रही थी। रागिनी और उसके जीजा एक ही कमरे में एक साथ थे। रागिनी कह रही थी कि जीजू, दी आ जाएगी, छोड़ो अब और नहीं, अभी देर है, वैसे आ भी जाएगी तो क्या मैं परवाह नहीं करता। स्वाति दूसरे कमरे तक किसी तरह खुद को ढकेलते हुए ले गई और बिस्तर पर फेंक दिया अपने आप को। घृणा से भर गई वह अपने जीवन के प्रति। एक पत्नी होने का उसे इतना दुखद सिला क्यों मिल रहा है। मिहिर बदमिजाज था, पत्नी को पैरों की जूती समझता था। सहने की हद होती है और इस हद की रेखा स्वाति को ही खींचनी थी। रात को सोते वक्त स्वाति की सपनों से लवरेज आंखें अफसोस के आंसुओं से दोहरी हो गई। उसके सारे भ्रम टूट चुके थे। मिहिर उसे देखते ही मशीन की तरह अपने सिकंजे में कसने लगा। वह परे हट कर चीखी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? ढीठ की तरह मिहिर ने जवाब दिया, मुझ पर उंगली उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं। पहले मेरा वंश बढ़ाओ, फिर सवाल करना, समझी? यही एक नस्तर था जो स्वाति को हर आड़े वक्त पर चुभता था। क्या वह वाकई माँ बनने लायक नहीं थी? क्या वह इतने सालों से बिना चेकअप कराए बैठी है? वह नहीं, मिहिर पिता बनने के काबिल नहीं, लेकिन वह चुप है ताकि मिहिर को बुरा न लगे। इधर मिहिर इस खुशी में उसे धोखे और मक्कारी से नवाज रहा है कि वह औरत है, उसके पैरों की जूती है। क्यों शरीर की किसी कमी के जाहिर होने पर मर्द की इज्जत चली जाएगी? क्यों मर्द की इज्जत अहंकार के प्रत्यंचा पर चढ़ा तीर होती है? क्या मिहिर जैसा पति दोस्त नहीं, पत्नी का मालिक होता है? सैकड़ों अनसुलझे सवाल स्वाति को परेशान करने लगे थे। मिहिर के दिल में क्यों इतनी खुन्नस है? क्या स्वाति का पढ़ा लिखा समझदार होना मिहिर के अहम को चोट पहुंचाता है? क्या यही इज्जतदार होने की निशानी है? अगले दिन दोपहर तक स्वाति का कोई अता पता नहीं था। खाने पीने का इंतज़ाम कर वह निकल गई थी। शाम को मिहिर के हाथों में उसका डॉक्टरी परीक्षण था। यह उसके स्त्रीत्व का प्रमाण पत्र था। रिपोर्ट को नॉर्मल देख मिहिर की त्योरियां चढ़ गई। रिपोर्ट को टेबल पर फेंक उसने कहा, यह अपनी किसी पहचान वाली से करवा लाई हो, आपस की मिली भगत होगी। आपने खुद की जांच कर ली है या नहीं? कुछ नहीं तो कम से कम मेरी बहन के साथ मेरे पीछे गलत रिश्ता तो न बनाते, स्वाति ने तीखे शब्दों में कहा। स्वाति ने उसी वक्त अपने मन के सारे दरवाजे मिहिर के लिए बंद कर दिए। मन के रोते कोने में सुकून की छोटी सी एक सांस बची थी और वह था चिन्मय। आज सारे बंधन उसने इस देहरी पर तोड़े और कुछ ज़रूरी सामान के साथ वह बाहर आ गई। टैक्सी कर यूनिवर्सिटी गेट के पास पहुंची। चिन्मय को उसने पहले ही फ़ोन कर दिया था। चिन्मय का घर यहाँ से करीब था। आज रविवार था, वह घर पर ही था, सो जल्दी ही यूनिवर्सिटी गेट पर पहुँच गया।
स्वाति को अपनी कार में बैठाकर वह अपने घर ले आया। स्वाति ने चिन्मय से अपने दर्द का पूरा खुलासा कर दिया था। चिन्मय के घर पहुंचकर वह फ्रेश हुई, कपड़े बदले और फिर फ़ोन की सिम नष्ट कर दी और चिन्मय के मम्मी पापा से मिलने पहुंच गए। चिन्मय ने याद दिलाया ज़रूरी कॉन्टैक्ट के बारे में। स्वाति ने निश्चित किया कि डायरी में ज़रूरी नंबर उसके पास नोट हैं। चिन्मय ने मम्मी से कहा, देखो माँ, एक पुरानी लड़की आई है, अब कुछ दिन इसे यहीं रहना है। मम्मी स्मृति पर बल देते हुए उसे कुछ देर देखती रहीं, फिर कहा, अरे तुम स्वाति हो क्या? स्वाति ने उनके पैर छुए तो मम्मी ने कहा, बेटी, ब्राह्मण होकर हमारे पैर न छुओ, ऐसा अब कभी न कहना आंटी। मैंने जाति के अहंकार का चाबुक पोर पोर में सहा है। जिंदगी और रिश्ते दम से नहीं, सरलता और प्रेम से चलते हैं। मम्मी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिटिया तो बड़े पते की बात करती है, जा इसे ऊपर अपनी बगल वाला कमरा दे दे। जब तक चाहो रहो बेटी, हमारी दुनिया आबाद हो जाएगी। सालों से अनास्था, अपमान और निराशा के तूफान में जो उलझी थी, आज इस सही किनारे पर लगने की उम्मीद ने उसे बड़ा धैर्य बंधाया। रात को सोने से पहले चिन्मय स्वाति का बिस्तर आदि सही करने के लिए उसके कमरे में गया। वह सो रही थी। चिन्मय ने उसके माथे पर हाथ रखा तो चौंक पड़ा। स्वाति, तुम्हें तो बुखार है, कुछ देर तुम मेरे पास रहो, स्वाति चिन्मय से अनुरोध कर रही थी। चिन्मय झिझका, क्या हुआ, नहीं बैठोगे? मैं डर रहा हूँ। मैं तुम्हें डराऊंगी नहीं, स्वाति ने निराशा में भी परिहास किया। मैं खुद से डर रहा हूँ, कहीं पुरानी मनोदशा के भंवर में न फंस जाऊँ। मैंने मना कब किया? स्वाति बोली, नहीं, अब मैं तुम पर कोई हक नहीं जमा सकता, तुम किसी और की हो। स्वाति ने उसे अपने पास जोर से खींचकर कहा, जाति, परंपरा और शास्त्र से भी ऊपर होता है मनुष्य का चरित्र और उसका मन। मैंने ऊंच नीच, परंपरा, उम्र आदि घटिया सोचों के चलते तुम जैसे नर्म दिल, हंसमुख, सरल और जिम्मेदार इंसान को खो दिया था, मगर अब आडंबरों के बोझ से मैंने खुद को मुक्त कर लिया है। जाति के दिखावे में मैं अपने मन से और छल नहीं कर सकती। रही बात समाज की, तो कागज़ पर एक हस्ताक्षर और सब कुछ खत्म। चिन्मय ने उठना चाहा, बोला, कल सुबह बातें करेंगे, तुम इस समय होश में नहीं हो। गलती की गुंजाइश बढ़ती जा रही। चिन्मय के हाथ को स्वाति ने कस लिया था। बोली, चिन्मय, उन लोगों ने मुझे बाँझ कहकर घर से निकाला, जबकि यह सच नहीं था। मिहिर ने मेरी बहन के साथ रिश्ता बनाकर मुझे सड़क पर फेंकने की पूरी तैयारी की। अब चाहे समाज मेरे बारे में कुछ भी राय बनाए, मैं यह साबित करके रहूँगी कि मैं नहीं थी बाँझ। चिन्मय दूर हटते हुए बोला, तुम बदहवास हो रही हो, मैं अपने आप को शायद रोक ना पाऊँ। यह प्यार बचपन का है स्वाति, मेरी परीक्षा मत लो। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। चिन्मय, मैं नहीं जानती तुम मुझसे क्या पाओगे, मगर मैं तुमसे याचना करती हूँ, मुझे साबित कर दो। मुझे हीनता की बेड़ियों से मुक्त करो। यह पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। प्रेम और आकांक्षा ने दोनों को एक सूत्र में पिरो दिया। कुछ दिन बाद स्वाति ने तलाक की मांग कर ली। मिहिर ने भी हाँ कर दी। 8 महीने बीत चुके थे। मिहिर से डिवोर्स जल्दी मिल गया। कुछ जान पहचान के वकीलों ने दोनों को अलग करा ही दिया। स्वाति माँ बनने वाली थी। कुछ समय इंतज़ार, फिर वह चिन्मय की अर्धांगिनी बनेगी। स्वाति अपनी माँ का आशीर्वाद ले चुकी थी। रागिनी को भी जब मिहिर के अहंकार के हाथों खूब चिल्लतें उठानी पड़ी तो वह भी उसे तौबा कर हमेशा के लिए गोवा चली गई। बेटे के जन्म के बाद स्वाति कुछ ठान कर चिन्मय और बेटे लावण्य को लेकर मिहिर के घर गई। अच्छा ही था कि स्वाति को पहले से पता हो गया था कि किसी लड़की वाले को उस दिन बातचीत के लिए मिहिर के घर वालों ने बुलाया था। बैठक में उन तीनों को अचानक देख सब चौंक गए। मिहिर ने तीव्र क्रोध में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ बातें बाकी रह गई थी, उन्हें कहे बिना हिसाब का गणित मिल ही नहीं रहा था। मिहिर शांत और दृढ़। स्वाति ने धीरे धीरे कहा। मिहिर अपना नाम उसके मुंह से सुन अवाक रह गया। स्वाति ने कहा, तुम क्या हो मिहिर? अहंकार में सने एक धोखेबाज व्यक्ति। अफसर की कुर्सी एक पल में छीन जाए तो रह जाएगा क्या एक दुश्चरित बदमिजाज आदमी। तुम्हें इज्जत देना इतना भी आसान नहीं मिहिर, और पत्नी तो सुख दुख की सहचरी होती है। कामना के बीच से प्रेम का संसार रचने वाली।
उसे क्या छोटे बड़े के जाल में उलझते हो। पति का नाम लेना पाप है, इस सोच से अब निकल जाओ, आगे की राह तुम्हारी सरल नहीं होगी। मिहिर के अहंकार और आडंबर ने कभी स्वाति को जानने का मौका ही नहीं दिया। वह हैरान था। स्वाति ने लड़की वालों की ओर देखते हुए कहा, आप एक बहन को इसके हवाले करने से पहले सोचिएगा ज़रूर। आज मेरी गोद में मेरा बच्चा है, जबकि मैं इस घर में बांझ होने के कलंक से दूषित कर धोखे का शिकार हुई और अपमानित कर निकाली गई थी। फिर आपकी बेटी की बारी है। यह मर्द होने के अहंकार से इतना त्रस्त है कि अपनी कमी को कभी स्वीकारेगा नहीं और पत्नी पर दोष मढ़कर स्वयं को तृप्त महसूस करेगा। मिहिर क्रोध में तमतमाया पहले की तरह स्वाति की ओर हाथ उठाने को दौड़ा। तुरंत चिन्मय ने सख्त हाथों से उसे रोक लिया। मिहिर तड़प रहा था, बोला खुद के चरित्र का ठिकाना नहीं। तभी चिन्मय तुरंत उसकी बात को पकड़ते हुए बोला, चिन्मय प्रसाद उसका ठिकाना है, वह मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे मन का हार है। हमें रजिस्टर्ड मैरिज के लिए कोर्ट में अर्जी डाल दी है। कुछ दिनों में यह मेरे सिर का ताज बन जाएगी। गलती से अब कभी स्वाति के बारे में गलत बातें न कहना। नए बनने वाले रिश्तेदार मिहिर के घर से मौका पाते ही खिसक लिए थे। स्वाति पूर्ण संतुष्ट हो गई थी। मित्रता, विश्वास और प्रेम का जो समर्पण उसके पास था, उसके स्पर्श से अब वह संपूर्णा थी। स्वाति संपूर्णा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।